बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम राजा जुनैद। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोग कैपेसिटर के बारे में स्टडी कर रहे थे और कैपेसिटर के बारे में स्टडी करते हुए हम लोगों ने उसकी कंस्ट्रक्शन को देखा। ठीक है, कंस्ट्रक्शन की बेस पे हम लोगों ने ये जाना कि ये बैटरी से कैसे डिफरेंट है। ठीक है, यानी कि हम लोगों ने स्टार्ट में ये बात की थी ना कि जो कैपेसिटर है वो हमारे पास क्या चीज़ करता है जी, चार्ज को स्टोर करता है। ठीक है, स्टोर चार्ज। मगर बैटरी भी तो चार्ज स्टोर करती है, तो फिर इसका बैटरी से डिफरेंस कैसे हो गया। तो हम लोगों ने जब कंस्ट्रक्शन देखी तो हमें ये बात समझ आई कि यहाँ पे इसकी कंस्ट्रक्शन उससे बिल्कुल डिफरेंट है और इसका जो पर्पज़ है वो बैटरी से मिलता जुलता है, मगर इसकी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग एज कम्पेयर टू द बैटरी बहुत ही कम वक्त में होती है। जैसे कि बैटरी आप लोगों के पास चार्ज होने में भी बहुत कम ज़्यादा वक्त लगाती है और डिस्चार्ज होने में भी, जबकि जो कैपेसिटर है वो चार्ज होने में और डिस्चार्ज होने में बहुत ही कम वक्त लगाता है, जबकि बैटरी ज़्यादा वक्त लगाती है। कंस्ट्रक्शन के बाद हम लोगों ने इसकी कैपेसिटेंस के ऊपर बात की थी कि हम लोगों ने कहा था कि जो आप लोगों के पास एबिलिटी है किसी भी कैपेसिटर की, कि वो एबिलिटी जिसकी मदद से वो अपने ऊपर क्या स्टोर कर सके, चार्ज। फिर जब हम लोगों ने ये बात की तो एबिलिटी जो है वो डिपेंड करती थी तीन फैक्टर्स के ऊपर। पहला फैक्टर जो था वो हम लोगों के पास था डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। ठीक है, दूसरा फैक्टर जो था वो हमारे पास था जी एरिया ऑफ द प्लेट्स, एंड तीसरा मीडियम था हमारे पास डाई इलेक्ट्रिक मीडियम। ठीक है, तो ये तीन हमारे पास फैक्टर्स थे जिनकी मदद से हम लोगों ने कैपेसिटेंस डिफाइन की थी। और जब हम लोगों ने उसकी इक्वेशन निकाली तो हमारे पास इक्वेशन आ रही थी C = A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय D। आज हम लोग इसी इक्वेशन की मॉडिफाइड फॉर्म देखेंगे व्हेन देयर इज अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन द प्लेट्स। तो आ जाते हैं हम लोग दोबारा से डायग्राम के ऊपर और दोबारा से कैपेसिटर की डायग्राम बना के बाकायदा तौर पे उसे समझते हैं कि अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम है तो फिर हमारे पास यही जो इक्वेशन हम लोगों ने स्टडी की है इसको हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई और मीडियम आएगा तो रिलेटिव परमिटिविटी आएगी, तो उसके लिए हम लोग इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, तो उसे देखते हैं सर। अच्छा जी, ये देखें हमारे पास अब ये जो प्लेट है ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ अटैच है। तो उस दिन मैंने आप लोगों को ये चीज़ काफ़ी डिटेल में समझाई थी कि जो आप लोगों के पास कैपेसिटर है वो चार्ज कैसे होता है। तो थोड़ा सा एक दफ़ा फिर मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो प्लेट है, फॉर एग्जांपल इस प्लेट को नाम देता हूँ प्लेट A और इसको नाम देता हूँ प्लेट B का। जैसे ही पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी कैपेसिटर की प्लेट A के साथ अटैच होगा और नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी प्लेट B के साथ अटैच होगा, तो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के ऊपर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो क्या होगा, यहाँ से जितने भी चार्जेस हैं वो फ्लो करके आएंगे पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी की तरफ। और चार्जेस यहाँ पे कौन से हैं, चार्जेस यहाँ पे हैं इलेक्ट्रॉन्स। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस के साथ बाउंड होते हैं, मगर मेटल्स के अंदर उतने ज़्यादा बाउंड नहीं होते जितना आप लोगों के पास नॉन मेटल के अंदर बाउंड होते हैं। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फ्री होते हैं, यानी कि वो मूव कर सकते हैं, जबकि प्रोटॉन जो होते हैं वो मूव नहीं कर सकते। अब जब इलेक्ट्रॉन मूव करके पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी पे आते हैं तो एज अ होल यहाँ पे जो प्लेट A है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज एकमुलेट होना शुरू हो जाते हैं। और इधर पॉजिटिव चार्ज एकमुलेट होने की वजह से जो आप लोगों के पास प्लेट B है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज एकमुलेट होते हैं। और ये किसकी वजह से होते हैं, ये होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास प्रोसेस होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन और उसकी वजह से यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस अपीयर होते हैं। अब यहाँ पे अगर दरमियान में मैं कोई मीडियम यूज करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं डाई इलेक्ट्रिक मीडियम की बात करता हूँ, तो ये जो डाई इलेक्ट्रिक मीडियम है ये मीडियम अब कैसा होगा इसको जरा हम लोग देखते हैं। अब जो डाई इलेक्ट्रिक मीडियम है ये हमारे पास, हम लोग यहाँ पे ऐसा मीडियम यूज करते हैं जिसके अंदर हमारे पास डाइपोल्स बनते हैं। और डाइपोल्स आप लोगों के पास ऐसे होते हैं कि उसके एक तरफ पार्शली पॉजिटिव और एक तरफ पार्शली नेगेटिव साइन जनरेट होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को एग्जांपल दूं तो फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक मॉलिक्यूल है, ये मेरे पास दूसरा मॉलिक्यूल आ गया और ये मेरे पास आ गया तीसरा मॉलिक्यूल, यानी कि यहाँ पे नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव। अब पहले इनकी अरेंजमेंट इस तरह होगी जैसे मैंने यहाँ पे शो की है। अब जैसे ही यहाँ पे मैं इसको बैटरी के साथ कनेक्ट करूंगा तो ये जो इनके पार्शली नेगेटिव और पार्शली पॉजिटिव मेरे पास पोर्शंस आए हुए हैं डायपोल के,
ये ओरिएंट होना शुरू हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के। अब देखें इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से ए से बी की तरफ है ना, क्योंकि पॉजिटिव से टुवर्ड द नेगेटिव चार्ज होती है। तो अगर अभी इसे मैं यहां से रिमूव कर दूं तो ये जो डायपोल हैं ये मेरे पास कैसे हो जाएंगे, ठहरे मैं रिमूव करके आप लोगों को दिखा देता हूं। तो अब यहां से ये ऐसे रोटेट हो जाएंगे, यानी कि यहां पे इस तरफ आ जाएगा नेगेटिव, इस तरफ आ जाएगा पॉजिटिव, फिर यहां पे ऐसे रोटेट हो जाएगा, इधर आ जाएगा नेगेटिव इधर पॉजिटिव, और यहां पे ऐसे रोटेट हो जाएगा इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव। तो इनके ओरिएंट होने की वजह से भी आप लोगों के पास कैपेसिटेंस की वैल्यू ज्यादा होती है। मगर अब यहां पे सवाल ये पैदा होता है कि हम लोगों ने तो अभी तक जो कैपेसिटेंस की इक्वेशन लिखी थी, कैपेसिटेंस की इक्वेशन तो हम लोगों ने लिखी थी C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई डी। अब यहां पे हमारे पास फ्री स्पेस तो नहीं है, वैक्यूम तो नहीं है, अब तो हमारे पास यहाँ पे मीडियम है और इस मीडियम की अपनी कोई परमिटिविटी होगी जिसका नाम है एप्सिलॉन। तो अब इसे हम लोग यहाँ पे कैसे रिप्लेस कर सकते हैं उसको जरा देखते हैं और उसे जरा समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जो चीज आ जाती है वो आती है रिलेटिव परमिटिविटी। अब ये रिलेटिव परमिटिविटी क्या है इसको जरा समझते हैं। अब मीडियम इंट्रोड्यूस किया हम लोगों ने और इस मीडियम के इंट्रोड्यूस करने की वजह से हमारे पास जो कैपेसिटेंस है वो इफेक्ट हुई। अब ये जो इफेक्ट मीडियम इंट्रोड्यूस करने की वजह से कैपेसिटेंस के ऊपर आया है इसको हम लोग नाम देते हैं परमिटिविटी का। अब ये अकॉर्डिंग टू द मीडियम हो सकता है। कोई मीडियम आप लोग इंट्रोड्यूस करेंगे तो आप लोग नोट करेंगे कैपेसिटेंस आप लोगों के पास इंक्रीज होगी, और कोई मीडियम आप लोग इंट्रोड्यूस करेंगे तो आप लोगों के पास डिक्रीज होगी। अब हम लोग ज्यादातर जो आइडियल सिचुएशन है वो ये है कि हम लोग ये चाहते हैं कि मीडियम ऐसा इंट्रोड्यूस करें कि जो कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटेंस इंक्रीज हो बचाए कि डिक्रीज हो जाए। अब यहाँ पे जब हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी का वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं तो रिलेटिव का मतलब ये होता है कि हम लोग रिलेट कर रहे हैं एक मीडिया की परमिटिविटी को दूसरे मीडिया की परमिटिविटी के साथ। तो अब उसको अगर हम लोगों ने कैलकुलेट करना है तो रिलेटिव परमिटिविटी को हम लोग एप्सिलॉन आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये एप्सिलॉन आर जो है वो आप लोगों के पास किसके इक्वल है, कैपेसिटेंस ऑफ द मीडियम डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस ऑफ द वैक्यूम। अब ये क्या चीजें हैं दोनों, इनको जरा समझते हैं। यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी हम लोग मालूम कर सकते हैं कि जब, अब ये कैपेसिटेंस ऑफ द मीडियम का क्या मतलब है, मीडियम का मतलब ये है कि कैपेसिटर की कैपेसिटेंस व्हेन मीडियम इज इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है। यानी कि ये जो CMED लिखा हुआ है यानी कि मीडियम की कैपेसिटेंस, ये वो कैपेसिटेंस है जब प्लेट्स के दरमियान कोई मीडियम इंट्रोड्यूस कर दिया। और जो हमारे पास ये CVAC लिखा हुआ है इसका मतलब है कि ये वो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है, मैं लिख सकता हूं कैपेसिटेंस व्हेन नो मीडियम इज इंट्रोड्यूस्ड, यानी कि कोई मीडियम इंट्रोड्यूस नहीं किया हुआ और सिर्फ हमारे पास उस टाइम पे क्या है, दरमियान में वैक्यूम। यानी कि हम लोग क्या करेंगे कि कैपेसिटेंस की उस मीडियम के होते मीडियम को इंट्रोड्यूस करके भी कैपेसिटेंस मालूम करेंगे और मीडियम के बगैर भी कैपेसिटेंस मालूम करेंगे। तो ये कैपेसिटेंस जब हमें पता चल जाएगी दोनों, तो हम लोग अगर इन्हें डिवाइड करें तो हमारे पास क्या चीज आ जाएगी जी, रिलेटिव परमिटिविटी आएगी। यानी कि कैपेसिटेंस व्हेन मीडियम इज इंट्रोड्यूस्ड divided by capacitance when there is no medium, there is only vacuum between the plates of the capacitor। इसका मतलब ये है कि हमारे पास हम लोग relative permittivity इससे निकाल सकते हैं। दूसरा हमारे पास तरीका ये है कि relative permittivity आप लोगों के पास वैसे भी इक्वल होती है, आप लोगों के पास permittivity of the medium divided by permittivity of the free space। अब इस इक्वेशन को जरा देखें, यहाँ ऊपर जो मैंने इक्वेशन लिखी थी, फॉर एग्जाम्पल इसको मैं नाम देता हूँ इक्वेशन 1 का। अब अगर मैंने मीडियम इंट्रोड्यूस किया और उस मीडियम जो है मैं इसे रेड कलर से अब शो करता हूं, तो ये जो है मेरे पास ये यहाँ पे जो मीडियम इंट्रोड्यूस किया उसकी वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट। तो यही इक्वेशन एप्सिलॉन नॉट की जगह पे यहाँ पे जब मीडियम इंट्रोड्यूस करूंगा तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन। यानी कि कैपेसिटेंस की वैल्यू को अब C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन डिवाइडेड बाई डी लिख सकता हूँ। इसको मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 2 का। अब ये जो इक्वेशन है ER इज इक्वल टू एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो अगर इसको मैं इधर मल्टीप्लाई कर लूं तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू रिलेटिव परमिटिविटी इनटू एप्सिलॉन नॉट,
तो ये वैल्यू उठा के मैं यहाँ पे रिप्लेस कर सकता हूँ, यानी कि इसको बोल दूँ अगर इक्वेशन नंबर 3, तो मैं लिख सकता हूँ पुट इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 के अंदर जब इस वैल्यू को पुट करेंगे तो यहाँ पे मेरे पास ये इक्वेशन कैसे बन जाएगी, ये बन जाएगी C इक्वल्स टू A, ठीक है। अब ये वाली वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा रिलेटिव परमिटिविटी डिवाइडेड बाय D, और इसको मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 4 का। अब देखें जो इक्वेशन हमारे पास आई है वो है C इज इक्वल टू A ER E0 डिवाइडेड बाय D। अब एप्सिलॉन R और ये, तो एप्सिलॉन R को अगर ज़रा मैं बाहर निकालूं तो ये बन जाएगा एप्सिलॉन R, ठहरें से दोबारा लिख लेता हूं मैं, एप्सिलॉन R इंटू ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय D। और ऐसे अगर मैं ब्रैकेट में लिख लूं तो ज़रा रिकॉल करते हैं, हम लोगों ने एक कैपेसिटेंस निकाली थी ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय D, और हमें पता है एप्सिलॉन नॉट किसके लिए था, वैक्यूम के लिए था या फ्री स्पेस के लिए था। तो इधर अगर मैं C वैक लिख लूँ तो ये C वैक मेरे पास किसकी इक्वल है, ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय D। तो यहाँ पे ये किसकी वैल्यू है, तो यहाँ पे आ जाएगा C इज इक्वल टू ER इंटू C वैक्यूम, और ये मेरे पास किसके लिए है, ये मीडियम के लिए। इसका मतलब ये है कि जब आप ज़रा इस इक्वेशन को ज़रा गौर से देखें, ये इक्वेशन जो मैंने लास्ट लिखी है और इसको मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर A का, ठीक है। तो ये आ गई मेरे पास इक्वेशन नंबर A। अब इस इक्वेशन को ज़रा गौर से देखते हैं, ठीक है। ER की जो वैल्यू है वो मेरे पास ग्रेटर देन 1 होगी, क्योंकि हम लोगों के पास जो परमिटिविटी है किसी भी मीडियम की वो ग्रेटर देन होती है परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम के। अब जब ये ग्रेटर देन 1 होगी तो कोई भी नंबर जो ग्रेटर देन 1 है वो इस वैल्यू के साथ जो C वैक की वैल्यू है, यानी कि कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इन वैक्यूम, तो जब मल्टीप्लाई होगी तो हम लोगों के पास जो प्रीवियस आंसर था वैक्यूम के केस में उससे वैल्यू ज़्यादा आएगी। तो यही चीज़ जो है वो हम लोगों ने फिजिकली भी देखी कि हम लोगों के पास जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ओरिएंट करके आप लोगों के पास कैपेसिटेंस ज़्यादा कर रहे हैं, और यहाँ पे भी हम लोगों को नज़र आया कि आप लोगों के पास जो C मीडियम होता है वो आप लोगों के पास ज़्यादा होती है C वैक्यूम के, यानी कि कैपेसिटेंस जो है जब हम लोग मीडियम इंट्रोड्यूस कर लेते हैं कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान में तो तब जो कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज़ हो जाती है, किससे, उस वैल्यू से जो हम लोगों के पास वैक्यूम होता है, कोई भी मीडियम वहाँ पे इंट्रोड्यूस नहीं होता। यहाँ तक तो सारी हम लोगों ने जो बातें डिपेंडेंस थी, जो सारी चीज़ें उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने देखी, जो इक्वेशन हम लोग निकाल सकते थे कैपेसिटेंस के हवाले से एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, और वो सारी चीज़ें वो हम लोगों ने एक एक करके सारी समझ ली। अब आते हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो कैपेसिटेंस है इसका यूनिट क्या है, उसके यूनिट को डिफाइन करते हैं और उसकी इक्वेशन लिखते हैं, उसे समझने की कोशिश करते हैं कि उसका यूनिट क्या है। तो चलते हैं ज़रा जी इसके यूनिट की तरफ। तो हम लोग कैपेसिटेंस का जो यूनिट है उसे डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि कैपेसिटेंस के यूनिट का नाम क्या है। तो हम लोग, मैंने यहाँ पे लिखा है द यूनिट ऑफ द कैपेसिटेंस इज फेराड। तो यानी कि अब कैपेसिटेंस का यूनिट जो है वो हमारे पास क्या है जी, वो है फेराड। अब 1 फेराड को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, देखें मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है, जब भी आप लोग किसी भी चीज़ का यूनिट डिफाइन करते हैं, जैसे हम लोगों ने फोर्स कहा तो फोर्स का यूनिट हम लोगों ने डिफाइन किया था न्यूटन, फिर हम लोगों ने डिफाइन किया था 1 न्यूटन। इसी तरह हम लोगों ने और बहुत सारे यूनिट हैं जो हम लोगों ने वोल्ट डिफाइन किया तो फिर 1 वोल्ट को डिफाइन किया। इसी तरह आज हम लोग फेराड, हम लोगों ने देखा कि कैपेसिटेंस का यूनिट है फेराड, तो आज हम लोग ये देखेंगे 1 फेराड क्यों, क्योंकि यूनिटी के अंदर हमेशा यूनिट को देखा जाता है कि 1 के हिसाब से वो कैसा है। तो आप देखते हैं 1 फेराड कैन बी डिफाइन एज द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर इज 1 फेराड, यानी कि किसी भी कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो 1 फेराड होगी व्हेन अ चार्ज ऑफ 1 कूलम is given to one of the plates and the potential between plates are 1 volt। यानी कि यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात है गौर करने की, वो 1 कूलम चार्ज है और 1 वोल्ट है। तो अब जरा इसे देख लेते हैं हम लोग के डायग्राम में ये कैसे होगा। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल ये मेरे पास कैपेसिटर है, ठीक है, और इस कैपेसिटर को मैं कोई भी पोटेंशियल अप्लाई करता हूँ, इस तरफ पॉजिटिव और इस तरफ नेगेटिव, तो यहाँ पे मैं इसकी एक प्लेट के ऊपर जो चार्ज देता हूँ, फॉर एग्जांपल पॉजिटिव प्लेट के ऊपर चार्ज देता हूँ, वो देता हूँ 1 कूलम। इसकी मदद से जो आप लोगों के पास यहाँ पे नेगेटिव चार्ज अपीयर होंगे, तो यहाँ पे प्लेट को मैंने चार्ज दिया है 1 कूलम, और इन दोनों के दरमियान में जो पोटेंशियल डेवलप होगा वो अगर मेरे पास हो जाता है 1 वोल्ट, तो उस टाइम पे
जो मेरे पास इस कैपेसिटर के ऊपर कैपेसिटेंस है वो इसकी कितनी कैपेसिटेंस होगी 1 फेराड। अब हम लोगों ने कैपेसिटेंस की एक इक्वेशन लिखी थी Q इज इक्वल टू CV, यानी कि जो अमाउंट ऑफ चार्ज इसके ऊपर स्टोर हो रहा है वो इक्वल है कैपेसिटेंस इनटू वोल्टेज के। तो अमाउंट ऑफ चार्ज, अब हम लोगों ने किसकी वैल्यू निकालनी है, C की, तो C की वैल्यू निकालूं तो वो मेरे पास निकलती है Q डिवाइडेड बाय V। अब देखें यहाँ पे इस मैथमेटिकल फॉर्म से भी हम लोग 1 पुट करके निकाल सकते हैं, यानी कि अब हम लोगों ने क्या डिफाइन किया जी, कैपेसिटेंस का यूनिट है फेराड, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ F, चार्ज का यूनिट है कूलम, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ C, और वोल्टेज का यूनिट है वोल्ट, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ V। अब इधर भी 1 पुट कर दें, इधर भी 1 पुट कर दें, और इधर भी 1 पुट कर दें, तो देखें मैथमेटिकल फॉर्म से भी हम लोग यहाँ पे इसकी डिफिनीशन बना सकते हैं। यानी कि हम लोगों के पास कोई भी कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस 1 फेराड है वो कब होगी, जबकि उसकी किसी एक प्लेट को हम लोग 1 कूलम चार्ज दें और उन दोनों प्लेट्स के दरमियान में जो पोटेंशियल डिफरेंस हो वो कितना हो, 1 वोल्ट का, तो उस टाइम पे उस कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो 1 फेराड कहलाएगी। तो ये था हमारे पास जो कैपेसिटेंस के बारे में, और जितनी चीज़ें हम लोगों की प्रीवियस लेक्चर में रह गई थी वो आज हम लोगों ने डिस्कस करना ज़रूरी था, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने स्टार्ट किया था कैपेसिटेंस व्हेन डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज़ इंट्रोड्यूस, कि जब आप लोगों के पास डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंट्रोड्यूस किया होता है तो हम लोगों ने ये देखना था कि उस टाइम पे हम लोगों के पास कैपेसिटेंस कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो हमें वैक्यूम वाली इक्वेशन ऑलरेडी पहले से मालूम थी, तो वो हम लोगों ने पहले लिख ली। उसके बाद मीडियम के लिए हम लोगों ने एप्सिलॉन की वैल्यू यूज़ की, और हम लोगों ने ये कहा कि जब मीडियम होगा तो उसके लिए इक्वेशन ये होगी। फिर वहाँ पे हम लोगों ने डिफाइन किया रिलेटिव परमिटिविटी को, ठीक है, और फिर रिलेटिव परमिटिविटी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने देखा कि हम लोगों के पास इक्वेशन क्या बन रही है। तो हम लोगों ने देखा कि एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, वहाँ से हम लोगों ने वैल्यू निकाल के दोबारा मीडियम वाली इक्वेशन में पुट की, और जब रिलेटिव परमिटिविटी को हम लोगों ने बाहर निकाला तो हमें ये इक्वेशन नजर आई कि परमिटिविटी या कैपेसिटेंस ऑफ द मीडियम इक्वल्स टू रिलेटिव परमिटिविटी इनटू द कैपेसिटेंस ऑफ द वैक्यूम। यानी कहने का मकसद ये है कि जब हम लोग कैपेसिटेंस बढ़ाने के लिए जब मीडियम इंट्रोड्यूस करते हैं, या कैपेसिटेंस वैसे ही हम लोग कोई मीडियम इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, तो हमारे पास अब जब मीडियम इंट्रोड्यूस कर लिया डाइलेक्ट्रिक, तो हमारे पास कैपेसिटेंस एज कम्पेयर टू दैट, कि जब हम लोगों के पास कोई भी मीडियम मौजूद नहीं होता, वैक्यूम होता है, तो हमारे पास कैपेसिटेंस बढ़ जाती है जब हम लोग कोई भी मीडियम इंट्रोड्यूस करते हैं प्लेट्स के दरमियान। तो ये चीज़ नजर आई, और मीडियम किस फैक्टर से, हमारे पास रिलेटिव परमिटिविटी के फैक्टर से इंक्रीज हो जाती है। उसके बाद हम लोग आए जी, सेकंड चीज़ जो हम लोगों ने देखी वो था यूनिट ऑफ द कैपेसिटेंस, जो कि हमारे पास थी फेराड, और हम लोगों ने इसे ऐसे डिफाइन किया कि 1 फेराड जो है वो आप लोगों के पास जब 1 कूलम ऑफ चार्ज जो है वो किसी भी एक प्लेट को कैपेसिटर की दिया जाए और उनके दरमियान में 1 जो वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है वो पैदा हो जाए, तो आप लोगों के पास वो जो कैपेसिटेंस होगी उस टाइम पे वो कितनी कहलाएगी, 1 फेराड। और इस चीज़ को हम लोगों ने ऐसे देखा था कि हम लोगों के पास एक इक्वेशन थी Q इज इक्वल टू CV, और जब C की वैल्यू निकाली थी तो C इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई V आई थी। तो कैपेसिटेंस का यूनिट तो ऑलरेडी फेराड में है, जो चार्ज है उसका यूनिट आप लोगों के पास कूलम में है, और वोल्टेज का वोल्ट में। तो सबके साथ हम लोगों ने 1 पुट किया था, तो हम लोगों के पास डेफिनेशन बन गई थी, तो इससे हम लोगों ने डिफाइन किया था कि यूनिट ऑफ द कैपेसिटेंस। तो यहाँ तक हम लोगों ने कैपेसिटेंस के मुतालिक एक जर्नल जितनी भी चीज़ें हमें रिक्वायर होती हैं एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, वो हम लोगों ने सारी कर ली। तो अभी तक हम लोगों ने जहाँ से स्टार्ट किया था वो था कैपेसिटेंस के कंस्ट्रक्शन से, उसकी डिफिनीशन से, और करते करते हम लोग डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो है वो करके उसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू निकाल के हम लोग उसके यूनिट्स और ये सारी चीज़ें डिफाइन कर चुके हैं। इसके बाद वाला जो लेक्चर होगा वो होगा कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, यानी कि मुख्तलिफ जो कैपेसिटर्स हैं डिफरेंट कैपेसिटेंस वाले, वो जब सर्किट्स के अंदर लगाए जाएंगे तो वहाँ पे ओवरऑल कैपेसिटेंस कैसे बढ़ेगी या कैसे कम होगी। ठीक है, आज का लेक्चर में बस यहीं तक। आप लोगों ने यही जो मैंने आज लेक्चर के अंदर आप लोगों को बताया है वो आप लोगों ने लिखना है। असाइनमेंट के तौर पे आप लोगों ने ये करना है कि असाइनमेंट के तौर पे आप लोगों के पास ये 3 क्वेश्चन है। एक में आप लोगों को
मैंने चार्ज दिया हुआ है कि चार्ज आप लोगों के पास जो है वो 7 कूलम चार्ज है, ठीक है, ये 7 कूलम चार्ज है। वोल्टेज जो है वो 3 वोल्ट है, प्लेट्स के दरमियान आप लोगों ने कैपेसिटेंस मालूम करनी है। इसी तरह चार्ज जो है वो 3 कूलम है, वोल्टेज 1.5 वोल्ट है, आप लोगों ने कैपेसिटेंस मालूम करनी है। यहाँ पे आप लोगों को कैपेसिटेंस गिवन है, अब ये थोड़ा सा उससे चेंज है, कैपेसिटेंस गिवन है, वोल्टेज गिवन है, आप लोगों ने चार्ज मालूम करना है। तो ये 3 आप लोगों के पास जो है वो असाइनमेंट के तौर पे क्वेश्चन है। बाकी जो आप लोगों के पास शुरू से मैंने टॉपिक किया वो भी लिखना है, साथ में ये जो है वो ये असाइनमेंट के तौर पे आप लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह कल के लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।